नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इस वक्त मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से बड़ी खबर के साथ। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम शिवराज आज कृषक मित्र योजना की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। कृषक मित्र योजना की आज से शुरुआत होगी। बता दें आपको, कार्यक्रम भी रखा गया है इसके लिए। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कार्यक्रम होगा। कृषि मंत्री कमल पटेल कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान होगी। तो बड़ी जो है सौगात किसानों को मिलने जा रही है। योजना की शुरुआत होगी। कृषक मित्र योजना की आज से शुरुआत होने जा रही है। बड़ी सौगात मुख्यमंत्री किसानों को देने जा रहे हैं। किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज कृषक मित्र योजना की लॉन्चिंग की जाएगी। बता दें, कृषक मित्र योजना की आज से शुरुआत होगी और इसका कार्यक्रम भी रखा गया है। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कार्यक्रम रखा गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान होगी। कृषक मित्र योजना की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी लॉन्चिंग करेंगे। बड़ी खुशखबरी किसानों के लिए है। और आपको बता दें, आज ये बड़ा कार्यक्रम जो है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रखा गया है। ये बड़ा कार्यक्रम होगा। यहां से योजना की लॉन्चिंग होगी। पेंड्रा से बड़ी खबर की बात करते हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा मरवाही पहुंचेगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसमें शामिल होंगे। बता दें, बरौर से मरवाही कोटमी तक परिवर्तन यात्रा होगी। 2 दिन चलेगी ये परिवर्तन यात्रा। बीजेपी के दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। तो आपको बता दें, जो यात्रा का दौर है वो लगातार जारी है और केंद्रीय नेतृत्व लगातार जोर दे रहा है, पहुंच रहा है। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। बरौर से मरवाही तक, कोटमा तक परिवर्तन यात्रा की जाएगी। अंबिकापुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सहदेव ने अपमान का आरोप लगाया है। डिप्टी सीएम टीएस सहदेव ने अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने प्रोटोकॉल में भेदभाव किया है। ओलंपिक प्रतियोगिता के शुभारंभ में शामिल नहीं हुए। बता दें, ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि थे टीएस सहदेव। बार बार बोलने के बाद मेरे साथियों का अपमान हो रहा है। सम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे, टीएस सहदेव ने यह बयान दिया है। तो प्रशासन पर प्रोटोकॉल में भेदभाव करने का आरोप टीएस सहदेव द्वारा लगाया गया है। बता दें कि ओलंपिक प्रतियोगिता के शुभारंभ में शामिल होने के लिए उन्हें पहुंचना था, नहीं जा पाए। ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि भी थे टीएस सहदेव। उन्होंने अपमान का आरोप लगाया है। ऐसे बार बार मैंने अपने तरफ से संदेश भी जिला प्रशासन को भेजा है कि प्रोटोकॉल का कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, किसका क्या प्रोटोकॉल है, उसको ध्यान में रख के नाम में क्रम छपना चाहिए। लेकिन वो लगातार चूक उसमें होती चली जा रही है। ऐसे छोटी बात है, लेकिन हम लोग रोज उसको सुनते हैं। रोज हम लोग को कार्यकर्ता कहते हैं हमारा अपमान हो रहा है, आप हमारे अगुवा हैं, आप अब नाम के लिए मंत्री हैं, विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन हम लोग के मान सम्मान का क्या हो रहा है। तो अनेकों बार बोलने के बाद भी अगर प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे सकता है तो फिर ये मजबूरी हो जाती है कि ऐसे कार्यक्रमों से अपने को दूर रखना पड़ जाता है। मान सम्मान से कोई समझौता किसी वक्त नहीं हो सकता। और एक बार बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोला, खबर भेजा, जिम्मेदारी से बात की, फिर भी अगर उसका कोई असर नहीं पड़ता तो फिर हम लोग इतने गैर सम्मान वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों के साथ जो त्रुटि प्रशासन से हो रही है, कौन सीनियर है, किसका क्या प्रोटोकॉल है, उनको उसका। अंबिकापुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सरगुजा कलेक्टर ने बयान दिया है। अपमान के आरोपों पर कलेक्टर ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री कहीं बिजी रहे होंगे, इसीलिए कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। कलेक्टर ने बयान दिया है। सहदेव ने अपने साथियों के अपमान का आरोप लगाया था। आपने अभी सुना भी, टीएस सहदेव अपमान का आरोप लगाते हुए नजर आए। इस पर जो है कलेक्टर ने सफाई दी है। सभी लोगों को इनविटेशन प्रॉपरली प्रोटोकॉल की तरफ से दिया गया था और किसी अन्य कारणों में बिजी रहे होंगे तभी नहीं आ पाए, नहीं तो
सभी कार्यक्रमों में, सरगुजा में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सभी प्रतिनिधि आते हैं। कुछ व्यस्तताएं रही होंगी तभी नहीं आ पाए। सभी लोगों को इनविटेशन प्रॉपरली प्रोटोकॉल की तरफ से दिया गया था और किसी अन्य कारणों में बिजी रहे होंगे तभी नहीं आ पाए, नहीं तो सभी कार्यक्रमों में, सरगुजा में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सभी प्रतिनिधि आते हैं। कुछ व्यस्तताएं रही होंगी तभी नहीं आ पाए। और इसी बीच बड़ी खबर की हम बात करते हैं। रायगढ़ बैंक डकैती का पैसा बरामद हुआ है। बता दें, रामानुजगंज से रुपए बरामद हुए हैं। बैंक डकैती के 4 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। सोने चांदी के जेवरात भी बरामद इनसे किए गए हैं। ट्रक और कार में पैसे ले जाए जा रहे थे। बैंक डकैती के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। रायगढ़ बैंक डकैती के बाद चेकिंग अभियान चल रहा था। चेकिंग अभियान के दौरान ये आरोपी पकड़े गए हैं। बता दें, कल जो है सुबह 8 साढ़े 8 के करीब बैंक में डकैती हुई थी। लगभग 6 करोड़ के आसपास की डकैती हुई थी और उसके बाद से ही अभियान प्रशासन द्वारा चलाया गया। बता दें कि जांच पड़ताल लगातार जारी थी इस पूरे मामले में। अब जो है चेकिंग अभियान के दौरान आरोपी पकड़ाए गए हैं, साथ ही साथ कैश भी पकड़ाया गया है। आखिर ये कार और ट्रक से कहां पैसा ले जा रहे थे और कौन कौन इस गिरोह में शामिल है, कहां कहां से कनेक्शन है, सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल प्रशासन कर रहा है। सक्रियता प्रशासन की साफ तौर से इस पूरे ही मामले में नजर आई है। बैंक डकैती के मामले में बलरामपुर जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बलरामपुर जिले की पुलिस ने रामानुजगंज इंटर स्टेट सीमा पर 4 आरोपियों को धर दबोचा है और उनके पास से लगभग 4 करोड़ रुपए कैश और सोने चांदी की जेवरात बरामद किए। आपको बता दें कि रायगढ़ में हुए बैंक डकैती के मामले में डकैत ट्रक के माध्यम से झारखंड भागने की फिराक में थे। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यह वही जगह है जहाँ पर बीती रात बलरामपुर जिले की रामानुजगंज पुलिस ने नाकेबंदी करते हुए आरोपियों को दबोचा है। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर रामानुजगंज पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। उसके पास से लगभग 4 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं, साथ ही साथ सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए हैं। वहीं मौके पर बलरामपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंदेश सिंह ठाकुर डटे हुए हैं और आरोपियों से अभी भी पूछताछ जारी है। आपको बता दूं कि आरोपी अगर इस झारखंड की सीमा को क्रॉस कर जाते तो उन्हें पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता, लेकिन बलरामपुर रामानुजगंज जिले की पुलिस को एक बार बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की सक्रियता से आरोपी धर दबोचे गए हैं। सूरज कुमार गुप्ता, न्यूज 18 बलरामपुर। अब आगे बात करेंगे अंबिकापुर से बड़ी खबर की। नौकरी के नाम पर ठगी हुई है। 2.5 लाख रुपए की ठगी होना बताया जा रहा है। कोल माइंस में नौकरी का झांसा दिया गया, 10 लाख में सौदा हुआ था। बता दें, पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की। नागपुर का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। तो नौकरी के नाम पर ठगी के कई मामले सामने आते हैं। कुछ इस तरह का एक और मामला सामने आया है जहां पर कोल माइंस में नौकरी दिलवाने का झांसा दिया गया और ठगी की गई युवक के साथ। 10 लाख रुपए लगभग इसे में सौदा हुआ था और अब जो है पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। पीड़ित ने जो है पुलिस से शिकायत भी कर दी है। आरोपी जो है वो नागपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। बिलासपुर की बात कर लेते हैं। महिला की लाश मिली है। 8 दिनों से लापता थी महिला। रतनपुर थाना क्षेत्र के जाली गांव के पास इसका शव बरामद हुआ है। हत्या कर लाश फेंकने की आशंका है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो 8 दिनों से महिला लापता थी, उसकी तलाश लगातार जारी थी, जांच पड़ताल की जा रही थी और अब जाकर के महिला का शव बरामद किया गया है। रतनपुर थाना क्षेत्र के जाली गांव के पास महिला का शव मिला है। बिलासपुर की बात करते हैं जहां पर पीएससी भर्ती में भ्रष्टाचार का यह पूरा मामला है। बता दें, ननकीराम कंवर की याचिका पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। अफसरों के बेटा बेटी रिश्तेदारों का चयन का ये पूरा मामला है। चयन को लेकर याचिका दायर की गई। मामले की जांच की मांग भी इसमें की जा रही है। पीएससी भर्ती में भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है। बता दें आपको, ननकीराम कंवर की याचिका पर जो है अब हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में जवाब मांगा है।
कई सारे गंभीर आरोप जो हैं पूर्व में लगाए गए थे। पीएससी परीक्षा को लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं। अफसरों के बेटे बेटी रिश्तेदारों का चयन को लेकर के आरोप जो हैं लगातार लगते रहे और इस मुद्दे को लगातार बीजेपी भी उठाती रही है। अब जो है हाईकोर्ट ने इस पूरे ही मामले में जवाब मांगा है। ग्वालियर की बात करते हैं। बीते 24 घंटे में डेंगू के 8 नए मरीज मिले हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 187 हो चुकी है। डेंगू मरीजों का जय आरोग्य अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। बिलासपुर की हम बात करेंगे, जहां पर महिला से चेन स्नेचिंग हुई है। बाइक सवार 2 युवकों पर आरोप लग रहा है। तोरवा थाना क्षेत्र के बुधवारी बाजार की यह घटना है। बता दें ये भी कि आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। लगातार ये वारदातें जो है सामने आ रही हैं चेन स्नेचिंग की। और एक और तस्वीरें हमें देखने को मिली है जहां पर महिला से चेन स्नेचिंग की वारदात हुई। बाइक सवार 2 बदमाश आए और चेन खींचकर फरार हो गए। बुधवारी बाजार की यह घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। चेन स्नेचिंग की वारदात हुई है। ये बड़ी खबर की बात हम कर रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। महिला से चेन स्नेचिंग की वारदात हुई है। लगातार जिले में ऐसी वारदातें हो रही हैं और अब कहीं ना कहीं सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इतनी जो चोरों की लगातार ये चोरी बढ़ रही है या चेन स्नेचिंग की वारदातें बढ़ रही है, प्रशासन की कितनी सक्रियता है, उस पर भी सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। नई संसद में मंगलवार को पेश होगा महिला आरक्षण विधेयक पर आज चर्चा होगी। बता दें कांग्रेस सूत्रों के अनुसार कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस के लिए कांग्रेस की मुख्य वक्ता होंगी। वहीं महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष अपनी अपनी रणनीति तय करेगा, जिसको लेकर आज सुबह 10 बजे संसद में इंडिया गठबंधन दलों की बैठक होगी। इस बैठक में विपक्ष महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी रणनीति तय करेगा। साथ ही इसके बाद सुबह 10:30 बजे कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक होगी। संसद का विशेष सत्र है। महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होगी। लगातार चर्चाओं का दौर जो है जब से ये विशेष सत्र शुरू हुआ तब से ही लगातार हो रहा है और अब जो है आज भी इस पर चर्चा होगी। महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होगी और जल्द ये पास भी होगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। महिला आरक्षण विधेयक पर आज चर्चा होगी। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस के लिए कांग्रेस की मुख्य वक्ता होंगी। तो वहीं महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष अपनी अपनी रणनीति तय करेगा, जिसको लेकर आज सुबह 10 बजे संसद में इंडिया गठबंधन दलों की बैठक होगी।
महिला आरक्षण विधेयक पर आज चर्चा होगी। विशेष सत्र चल रहा है और चर्चाओं का दौर भी लगातार जारी है। हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। फराह के पास सबसे पहले रुक करूंगी मैं। फराह, आरक्षण विधेयक पर आज खास चर्चा होने वाली है, खास सत्र आज का होने वाला है। बताइए क्या क्या खास रहेगा, किस किस समय क्या क्या होगा, विस्तार से बताइए। जी देखिए, आज तीसरा दिन है और आज खास दिन और महत्वपूर्ण दिन इसे इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आज जो नारी शक्ति वंदन विधेयक की हम बात कर रहे हैं उस पर चर्चा होनी है। क्योंकि देखिए, विपक्ष की प्रतिक्रिया कल से ही सामने आने लगी है और विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से हमलावर भी है। तो आज जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, वो अपनी अपनी राय जो है वो सामने रखेंगे। पूरा डिस्कशन होगा 11 से लेकर जो है 6 बजे तक ये डिस्कशन होना है। क्योंकि देखिए, साफ तौर से जिस तरीके से कल इसको पेश किया गया है उसके बाद से जो है वो विपक्ष एक ही बात कह रहा है लगातार कि ये जो है वो एक चुनावी स्ट्रैटेजी है, ये एक जुमला है। क्योंकि इससे महिलाओं का, क्योंकि पहले ही मान के चल रहे थे कि 2024 में इसको जो है वो लागू कर दिया जाएगा, आगामी चुनाव है, काफी रूपरेखा जो है वो बदलेगी। लेकिन जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं कि 2029 तक इसको लागू किया जाएगा, उसके बाद जो है वो विपक्ष लगातार जो है वो हमलावर है। वहीं आज जो है कांग्रेस की मुख्य वार्ता के रूप में जो है सोनिया गांधी अपनी बात रखेंगी। वहीं अगर हम केंद्र सरकार की तरफ से बात करें तो भारती प्रवीण पवार जो हैं, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण जो हैं वो अपनी बात रखेंगी। तो गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। ये भी माना जा रहा है कि आज के सत्र में जो है वो हंगामा भी हो सकता है क्योंकि पक्ष विपक्ष जो है वो आमने सामने होंगे, अपनी बातें दोनों को रखनी है। और इस बिल को लेकर लगातार जो है वो विपक्ष की तरफ से हमला नजर सामने आ रहा है। क्योंकि तमाम प्रतिक्रिया की अगर हम बात करें, असदुद्दीन ओवैसी की बात करें या कांग्रेस के नेता या कपिल सिब्बल की बात करें, तमाम लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ एक चुनावी स्ट्रैटेजी है। तो 10 बजे जो है वो इंडिया गठबंधन की जो है मीटिंग होनी है, 10:30 बजे जो है उसके बाद लोकसभा में एक मीटिंग होगी और 11 बजे से जो है ये डिस्कशन शुरू होगा और उसके बाद जो है अपनी अपनी बात रखी जाएगी। देखना ये होगा कौन क्या कहता है, किसका क्या रुख जो है वो सामने आता है। ठीक है फराह, लौटूंगी आपके पास। सुशील पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, महिला आरक्षण पर लगातार बहस चल रही है, आज चर्चा भी होगी। क्या माने हम, कुछ विपक्षी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां जिस तरह से विरोध कर रही थी पहले भी, क्या माने आज उनका हंगामा देखने को मिल सकता है? जी देखिए, साफ तौर से अगर हंगामे की बात करें तो विपक्ष का काम है हंगामा करना, लेकिन ये मोदी सरकार की तरफ से उठाया पहला बड़ा कदम होगा। क्योंकि साफ तौर से एक नई संसद और वो संसद महिलाओं के द्वारा आरक्षण के बिल को समर्पित करना, ये मोदी सरकार की तरफ से मास्टर स्ट्रोक है जिस पर विपक्ष भी धराशायी हुआ है। और ऐसे में विपक्ष भले ही ये क्रेडिट ले कि वो इस पूरे बिल को लेकर सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन 27 साल तक के इस बिल को अधर में रखना विपक्ष के ही खाते में जाता है। और मोदी सरकार की तरफ से उठाया हुआ ये बड़ा कदम है। आगामी चुनाव को अगर ना देखे तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया था कि लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी बराबर की होनी चाहिए। और यही वजह है कि मोदी सरकार ने बाकायदा तैयारी करके इस पूरे बिल को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें तमाम जो पक्ष के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं उनको ना चाहते हुए भी इस पूरे बिल का समर्थन करना पड़ रहा है। कांग्रेस की तरफ से आज मुख्य वक्ता सोनिया गांधी होंगी, लेकिन सोनिया गांधी की तरफ से भी कल इस पूरे बिल का स्वागत किया गया है। सबसे बड़ी बात देखने वाली यह है कि मनमोहन सरकार ने इस बिल को फिलहाल इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो राज्यसभा में गए, लोकसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया। मोदी सरकार के द्वारा इस पूरे बिल को दोबारा लाया गया, उस पर आज चर्चा की जाएगी और चर्चा के लिए पर्याप्त समय है। 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक इस पर चर्चा होगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस पूरे बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद जब चर्चाएं शुरू होंगी तो विपक्ष की तरफ से निश्चित रूप से इस पूरे बिल को लेकर हंगामा किया जाएगा। लेकिन विपक्ष के पास ऐसा कोई बड़ा दांव नहीं है जिसको लेकर वो इस बिल को पास कराने में रोड़ा साबित करें। और यही वजह है कि मोदी सरकार की तरफ से ये उठाया हुआ बड़ा कदम है, जिसमें विपक्ष को साथ में आना होगा और महिला आरक्षण के इस बिल को पास कराना होगा। जी ठीक सुशील, लौटूंगी आपके पास। विनीत कुमार भी जुड़े हुए हैं। विनीत, क्या हम ये माने महिला आरक्षण पर कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई नजर तो आ रही है, पर घमासान हमें परसेंटेज पर देखने को मिल सकता है?
जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिला आरक्षण पर अगर हम बात करें तो सहमति जो है वो निश्चित तौर पर बनती आ रही है, और इसे हम यह भी कर सकते हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार ने इंडिया गठबंधन, जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन था, उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से हम फाड़ देखने के लिए या कहीं ना कहीं हम अंतर्विरोध जो है वो देखने को मिला। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई, या फिर हम देख सकते हैं जिस तरह से आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया आई, साफ तौर पर यह लग रहा है कि वो कोटा विद इन कोटा की मांग जो है वो कर रहे हैं। लेकिन उधर अगर हम बात करें मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार का साफ तौर पर कहना था, या मोदी सरकार के मंत्रियों से हमने बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के अगर शासन की बात करें तो वो वुमेन सेंट्रिक ही जो 9 साल रहा, वो महिला को केंद्र में रख करके ही वो साल रहा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी कानून बनाए वो महिलाओं को लक्षित करके, उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से उज्ज्वला योजना लाया गया, जिस तरह से गैस सिलेंडर जो है वो दिया गया, शौचालय बनवाए गए, मुद्रा लोन दिया गया, जिस तरह से कोविड के दौरान मैनेजमेंट किया गया और कोविड के दौरान डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो महिलाओं को दिया गया, तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार के मंत्रियों का साफ तौर पर कहना है कि जो मोदी सरकार की योजनाएं रहती है वो वुमेन सेंट्रिक रहती है, महिलाओं के उत्थान की बात जो है वो लगातार मोदी सरकार करती है। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बिल को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था उस वक्त भीमराव अंबेडकर की बात को कोट किया गया था और कहा गया था कि अगर किसी राष्ट्र की प्रगति को देखना हो तो वहां की महिलाओं की स्थिति को देखनी जानी चाहिए। इसी को लेकर के, इसी को केंद्र में रख करके इस बिल को इंट्रोड्यूस करवाया गया और कोशिश जो है वो की जा रही है कि इस बिल को पास करवाया जाए। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम बात करें लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो सत्ताधारी पक्ष है उसे प्रचंड बहुमत है और इस बहुमत के माध्यम से वह बिल को आसानी से पास करवा लेगी। वहीं दूसरी बात अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी कई विपक्षी पार्टियां जो है वो अब इस बिल के समर्थन में है। अगर हम बात करें जेडीयू की बात करें तो जेडीयू हालांकि विपक्षी पार्टियां हैं लेकिन वह भी इसके समर्थन में भी है। कांग्रेस के बारे में बात करें तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसे भी इस बिल को समर्थन में दिख रही है, लेकिन वहां पर स्थिति जो है विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन है वहां पर कहीं ना कहीं तकरार की जो स्थिति दिखी है वह हम देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल की अपडेट हम लेते रहेंगे। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर की अब बात कर लेते हैं, जहां पर नहाड़ी के जंगलों में माओवादियों से मुठभेड़ हुई है। 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। छोटे हिड़मा के साथ जवानों की मुठभेड़ की खबर है। डीआरजी के जवानों के साथ मुठभेड़ हुई थी। जवानों के मुख्यालय लौटने तक अलर्ट पर जवान रहे। जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर हुई है मुठभेड़। डीआरजी के जवानों के साथ मुठभेड़ हुई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सत्यनारायण चांडक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, मुठभेड़ हुई है जवानों के साथ नक्सलियों की, आखिर क्या स्थिति बनी हुई है? क्या अभी भी सर्चिंग जारी है? जी आपको बता दूं कि मुठभेड़ जो है दंतेवाड़ा जिले के नाहड़ी गांव है उसके जंगलों में मुठभेड़ हुई है। वहां पर छोटे हिड़मा का लोकेशन मिला था, जिसके बाद जो है डीआरजी की टीम उस ओर रवाना हुई थी। आज सुबह करीब 6 बजे नक्सलियों के साथ में आमना सामना हुआ है और जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि इसमें नक्सलियों को काफी नुकसान हुआ है। 2 नक्सली भी मारे गए। हालांकि अभी तक जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अभी जो है सूत्रों से ही खबर मिल पा रही है कि वहाँ पे जवान डटे हुए हैं और जैसे ही जवान वापस जब कैंप लौट आएंगे तो पूरी घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।